नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्रोनॉमी की क्लास में। देखिए, आज हम एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और एग्रोनॉमी में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एग्रोनॉमी के जो फादर कहलाते हैं, एग्रोनॉमी के जो फादर हैं वो पीटर डी क्रेसेंजी को माना जाता है। पीटर डी क्रेसेंजी, पीटर डी क्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी माना जाता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आज हम जो एग्रोनॉमी में जो फर्स्ट क्रॉप है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम धान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आइजा सटाइवा के बारे में। एग्रोनॉमी की हम एक फर्स्ट क्लास ले रहे हैं जिसमें हम धान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। धान और आइजा सटाइवा, और आइजा सटाइवा के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और आइजा सटाइवा। देखिए, ऑराइजा सटाइवा, ऑराइजा सटाइवा इसका बॉटनिकल नेम होता है। देखिए, कुछ में क्या होता है, वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम को बोला जाता है वानस्पतिक नाम, और जूलॉजिकल नेम रहता है उसे बोला जाता है जंतुओं के नाम, वो जंतुओं के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, बॉटनिकल नाम जो धान का होता है वो ऑराइजा सटाइवा होता है। वहीं हम इसके अगर फैमिली की बात करते हैं, फैमिली की बात करें तो ये कौन से फैमिली का है, कौन से कुल का है। तो देखिए, ये जो ऑराइजा सटाइवा रहता है यह आपके जो कुल है, ये आपका जो कुल है वो पोएसी ग्रेमिनी, और इसे ही बोला जाता है घास कुल। घास कुल, ये जो आपका धान होता है, जो आपका चावल है जो आपका, वह पोएसी ग्रेमिनी या घास कुल का होता है। वहीं में आप इसके बात करते हैं गुणसूत्र की संख्या की। इसमें गुणसूत्र कितने रहते हैं, गुणसूत्र, तो मैं आपको गुणसूत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। गुणसूत्र रहते हैं 2n बराबर इसमें 24, 2n बराबर 24, जो इसमें गुणसूत्र संख्या रहती है वो 2n बराबर 24 रहती है। हम इसके उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। उत्पत्ति, जो इसका जन्म स्थल है, वेविलोव नामक वैज्ञानिक ने सभी जो भी हमारे वनस्पति हैं, जैसे हमारी धान, चावल, गेहूं आदि सब के बारे में वेविलोव नामक वैज्ञानिक ने बहुत सारे अपने नियम अनुसार क्या दिए हैं, उत्पत्ति स्थान। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वेविलोव के अनुसार, वो माना जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया को धान का क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान। अब मैं आपको इसमें और आगे बताने जा रहा हूं धान के बारे में। तो आप देखिएगा, धान है जो इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि वसा, जो इसमें कार्बोहाइड्रेट रहती है, वसा के बारे में बात कर लेते हैं। वसा, तो देखिए इसमें जो वसा रहती है वो रहती है 66% से 69%, 66% से 69% इसमें क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। अगर हम इसमें प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन, तो देखिए इसमें प्रोटीन पाई जाती है लगभग 6 से 7%। खाद्यान्न में सबसे कम प्रोटीन जो रहती है वो आपकी किसमें रहती है, धान में। धान में ही आपकी क्या रहती है, सबसे कम प्रोटीन रहती है। अब मैं आपको बात कर लेता हूं, जो इसमें 6 से 7% जो प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रोटीन कौन सी है और इसका नाम क्या है। तो इस प्रोटीन का जो नाम है वो है ओराइजेनिन, ओराइजेनिन नामक इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन। और ये प्रोटीन है जो यह भी चावल में दो तरीके से पाई जाती है। देखिए, फर्स्ट है जो आपका मैं बता देता हूं, एक तो रहता है आपका सफेद धान,
सफेद धान बोल दीजिए, सफेद चावल बोल दीजिए, और एक होता है आपका भूरा चावल। भूरा चावल, देखिए जो सफेद धान है, सफेद धान में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है आपकी कितनी, 6 से 7%। अगर आपसे पूछ लिया जाए भूरा चावल में धान की प्रोटीन कितनी रहती है, धान में प्रोटीन, क्वेश्चन को यहां से चेंज कर सकता है एग्जामिनर। जो भूरा चावल है, भूरे चावल में प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 7.8%। 7.8% क्या रहती है धान में, क्या होती है भूरा चावल में 7 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अब हम फल प्रकार के बारे में देख लेते हैं। फल प्रकार कौन सा होता है इसका, फल प्रकार, आ जाइएगा। फल प्रकार, देखिए जो इसका फल प्रकार होता है वो कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस प्रकार का इसका क्या होता है, फल प्रकार होता है। ठीक है, पुष्प क्रम की बात कर लेते हैं तो इसका जो पुष्प क्रम रहता है, देखिए पुष्प क्रम के बारे में बताने जा रहा हूं। पुष्प क्रम, पुष्प क्रम, यहां से पुष्प क्रम भी आपका पूछा जा सकता है। तो जो पुष्प क्रम रहता है इसका वो कौन सा रहता है, उसे बोला जाता है पेनिकल। पेनिकल, इसका जो पुष्प क्रम रहता है वो रहता है पेनिकल। पेनिकल, इसके पुष्प क्रम को क्या बोला जाता है, पेनिकल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पुष्प क्रम के बाद हम बात कर लेते हैं इसका जो खुशबू, धान के दाने में या चावल के दाने में एक खुशबू आती है। आपको पता है खुशबू आती है, तो खुशबू किस कारण आती है, खुशबू का कारण क्या है जो खुशबू आती है। तो देखिए खुशबू का जो कारण है वो देखो, खुशबू किसके कारण आती है, तो जो खुशबू आती है आपकी वो आती है डाई एथाइल 1 प्रोपेलिन, 1 प्रोपेलिन। देखो खुशबू किसके कारण आती है, डाई एथाइल 1 प्रोपेलिन के कारण। ठीक है, ये सभी जो आपकी जो अनाज वाली किस्म है उनमें अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका टेस्ट वेट के बारे में। टेस्ट वेट, देखो जी टेस्ट वेट क्या रहता है। सबसे पहले तो टेस्ट वेट को आप समझने का प्रयास करें। टेस्ट वेट क्या होता है, टेस्ट वेट आज तक आपने सबने सुना है और आपको सबका मालूम भी है कि किस फसल का क्या टेस्ट वेट रहता है। देखिए टेस्ट वेट जो रहता है वो आपका रहता है 1000 दानों का भार। 1000 दानों का क्या रहता है, भार। और आपको एक नई चीज और बता देता हूं, एक रहता है आपका सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स। देखो दोनों आपस में डिफरेंट हैं और यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, टेस्ट वेट में क्या लिया जाता है, 1000 दानों का क्या लिया जाता है, वजन लिया जाता है। तो ये तो किया जाता है जो छोटी फसलें होती हैं, जिनके दाने छोटे होते हैं, महीन। और जो सीड इंडेक्स है ये होता है 100 दानों का भार। 100 दानों का भार, 100 दानों का भार। देखिए 1000 दानों का भार, 1000 दानों का भार क्या कहलाएगा, टेस्ट वेट। और 100 दानों का भार ये क्या कहलाएगा, ये आपका जो कहलाएगा वो कहलाएगा सीड इंडेक्स। तो अब आप ये भी बात सुन लीजिएगा, जो जिनके दाने छोटे होते हैं जैसे चावल, गेहूं, बाजरा आदि ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जिनके दाने बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, मोटे साइज के,
जैसे आपकी मक्का आ गई, मक्का का दाना क्या होता है, मोटा रहता है, किसकी तुलना में, धान की तुलना में, ठीक है। उसके बाद आपका मूंगफली ले लीजिएगा, मूंगफली का दाना भी आपका कैसा रहता है, बड़ा रहता है। तो देखिए जो मूंगफली में किया जाता है, मूंगफली में कौन सा वेट किया जाता है, वो होता है सीड इंडेक्स, 100 दानों का भार। और जितने भी आपकी खाद्यान्न फसलें हैं जिनके दाने छोटे रहते हैं, महीन रहते हैं, उनमें किया जाता है आपका टेस्ट वेट, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा जो धान का टेस्ट वेट रहता है, धान का टेस्ट वेट, देखिए धान का जो टेस्ट वेट मैं आपको बता देता हूं, ये होता है टेस्ट वेट, धान के दानों का टेस्ट वेट। देखिएगा टेस्ट वेट, इसमें क्या होता है, धान का टेस्ट वेट कितना होता है, 25 ग्राम। आपको बता दिया है टेस्ट वेट किसे कहते हैं, टेस्ट वेट कहा जाता है आपका किसको, 1000 दानों का वजन, 1000 दानों के वजन को क्या बोला जाता है, टेस्ट वेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए 100 दानों का वजन, 100 दानों का वजन होता है, वो होता है आपका सीड इंडेक्स। तो दोनों आपस में डिफरेंट हैं। ये तो हो गया आपका नॉर्मली चावल का। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बासमती चावल का टेस्ट वेट, बासमती चावल का टेस्ट वेट। तो बासमती चावल का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 21 ग्राम, ठीक है। 21 ग्राम क्या होता है, इसका टेस्ट वेट होता है। तो आपको सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यहां पर 100 दानों का भार लेते हैं और क्या लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, 1000 दानों का भार लेते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चक्र के बारे में। देखिए इस जो ये धान है कौन से चक्र की फसल है, देखिए इसमें जो चक्र पाया जाता है वो पाया जाता है C3 साइकिल पाया जाता है, C3, इसमें C3 साइकिल पाया जाता है। और इस C3 जो चक्र है इसे क्या बोला जाता है, केल्विन चक्र, केल्विन चक्र, केल्विन चक्र के नाम से इसे जाना जाता है। ये C4 रहता है, C3 रहता है। C4 रहेगा जिस फसल में उसे बोला जाएगा मेज, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, मेज। अब हम बात कर लेते हैं आपका बोनेपन का जीन। देखिए धान की फसल होती है बोनी, तो इसमें बोनेपन का जीन कौन सा होता है, बोनेपन का जीन कौन सा है, तो वो है आपका डीजीवू जीन, डीजीवू जीन, डीजीवू जीन कौन सा रहता है, इसमें डीजीवू जीन पाया जाता है बोनेपन का। जो बोनी फसल रहती है, ये चावल की बोनी फसल रहती है, उसका कारण क्या है, उसमें है डीजीवू जीन, ठीक है। अब मैं बता देता हूं धान के खेतों से एक गैस भी निष्कासित होती है, धान के खेतों से निकलने वाली गैस, निकलने वाली गैस। तो भैया जी यहां पर आप देख लीजिएगा, जो धान के खेतों से गैस निकलती है वो निकलती है मीथेन गैस, और इसका जो नाम है वो है CH4। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब मैं आपको बता देता हूं इसमें कुछ क्रियाएं भी की जाती हैं, ठीक है, इसमें कुछ क्रियाएं की जाती है और मैं उन क्रियाओं को पहले आपको समझा देता हूं कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। तो क्रियाएं जो इसमें की जाती हैं वो एक तो ब्राउन मैन्यूरिंग की जाती है। ब्राउन मैन्यूरिंग जो इसमें फर्स्ट क्रिया की जाती है वो ब्राउन मैन्यूरिंग। ब्राउन मैन्यूरिंग जो क्रिया की जाती है, जैसा कि आपको पता है ब्राउन मैन्यूरिंग का अर्थ होता है भूरी खाद। तो ये किस तरह से की जाती है? इसमें आप ढैंचे की फसल उगाई जाती है, ढैंचे की फसल उगाई जाती है और उसे 25 से 30 दिन में 25 से 30 दिन में काटकर खेत में क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी दूसरी क्रिया आती है वो आती है हलिंग। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, दूसरी जो इसकी क्रिया है वो की जाती है हलिंग। हलिंग, तो मैं आपको हलिंग के बारे में बता देता हूं। हलिंग जो क्रिया की जाती है इसमें, हलिंग को आप ध्यान से समझें ना कि रटें, ठीक है। जो हलिंग है ये आपका है धान, ठीक है, और ये धान के ऊपर है आपका छिलका, ठीक है। ये धान के ऊपर क्या है? छिलका। तो ये जो छिलका है इसे बोला जाता है हुल, HULL, इसे क्या बोला जाता है? हुल। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हुल को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? हलिंग। तो भैया जो इसमें छिलका हटाने की क्रिया, धान होता है, धान को कहते हैं, देखिए धान और चावल में क्या अंतर है? धान व चावल, तो चावल, धान को तो बोला जाएगा क्या? छिलका सहित, छिलका सहित, और इसको बोला जाएगा छिलका रहित, ठीक है। दोनों का आपको कंफ्यूजन आपको जो था वो निकल गया है। कुछ बताते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर धान का भी क्या होता है बॉटनिकल नेम, वो भी वो आपका ओराइजा सटाइवा होता है, और चावल का भी वही रहता है। तो देखो जो छिलका सहित जो धान है आपका उसे तो बोला जाता है धान, और जो छिलका रहित है उसे बोला जाता है चावल, ठीक है। ये आपको आ गई समझ में। तो ये आप आगे आ जाइएगा। देखिए हलिंग के बारे में बात चल रही थी। हलिंग, हलिंग, देखिए हलिंग किसे बोला जाता है मैं आपको बता देता हूं। हलिंग जैसा कि मैंने आपको बता दिया, छिलका हटाने की क्रिया। छिलकों को क्या बोला जाता है? छिलके को बोला जाता है HULL, हुल, ठीक है। हलिंग छिलका हटाने की क्रिया, ठीक है। ये आपको आ गया समझ में। अब मैं आपको बता देता हूं हलिंग प्रतिशत, एक धान में हलिंग प्रतिशत भी होता है। हलिंग प्रतिशत, हलिंग प्रतिशत, तो हलिंग प्रतिशत जो रहता है वो कितना रहता है? हलिंग प्रतिशत होता है 66%, ठीक है। और हलिंग जो प्रतिशत निकालने का सूत्र है वो भी आप देख लीजिएगा। सूत्र जो इसका होता है, फॉर्मूला, वो कौन सा रहता है? वो रहता है आपका चावल बटे में धान इंटू 100, चावल बटे धान इंटू 100। तो ये क्या रहता है आपका सूत्र इसका, हलिंग प्रतिशत निकालने का, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात कर लेता हूं पडलिंग के बारे में। देखो भैया पडलिंग, पडलिंग, आपने ये क्रिया बहुत सुनी होगी,
ठीक है, पर्लिंग आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं पर अगर क्वेश्चन दे दूं कि विंकलीकरण, तो आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे। विंकलीकरण, देखो पर्लिंग है, यह है इंग्लिश नाम, और जो विंकलीकरण है ये इसका क्या है, हिंदी नाम, ठीक है। तो जो पर्लिंग की क्रिया की जाती है इसे बोलते हैं रिले क्रॉपिंग, ठीक है। पर्लिंग की जो क्रिया की जाती है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए पर्लिंग को क्या बोलते हैं, विंकलीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, विंकलीकरण, और विंकलीकरण इसे बोला जाता है। तो पर्लिंग, जो पर्लिंग है आपकी, इसके जो फायदे क्या हैं पहले तो मैं बता देता हूं। देखिए ये कोई है खेत, ठीक है, ये आपकी क्या है, फील्ड। तो इस फील्ड में हम भर देते हैं पानी, ये भर दिया है इसमें पानी, ठीक है, ये पानी भर दिया। अब इस पानी को भरने के बाद इसमें पडलर यंत्र रहता है एक, उस पडलर यंत्र की उससे क्या किया जाता है, इसे गारानुमा किया जाता है। गारा जैसे आपको जानते होंगे, उस गारे से क्या होता है, ये जो आपकी परत रहती है ये सख्त और कठोर हो जाती है। फील्ड की जो परत है लगभग आपकी कुछ सेमी दे रखी है, 25 सेमी से नीचे वाली जो परत है वो कैसी हो जाती है, कठोर, ये हो जाती है आपकी कठोर। और अब इस कठोर होने का फायदा क्या है, इससे जो आपका जो पानी है, निश्चालन है, जो इसका लीचिंग है, पानी इसमें नीचे नहीं जा पाता है, ये कठोर हो जाएगी और पानी इसमें भरा रहता है। ये जो एरिया है इसमें क्या भरा रहता है, पानी। तो इसे ही बोला जाता है पर्लिंग। और पर्लिंग के फायदे क्या होते हैं, इसका फायदा होता है परक्यूलेशन, आपने नाम सुना होगा परक्यूलेशन, नाम सुना होगा आपने परक्यूलेशन। और ये जो परक्यूलेशन जो नाम है ये क्या है, परक्यूलेशन का अर्थ होता है जल की बचत करना, जल की हानि को रोकना। भैया अगर देखो इसमें अगर आपका क्या होगा, अगर इसमें हमने पर्लिंग नहीं की तो ये जो जल है ये नीचे की मृदा में जाएगा, और नीचे तो ऊपर क्या होगा, सूखा बनेगा, और सूखे में क्या हम खेती कर नहीं सकते हैं धान की। तो क्या करना पड़ता है, पर्लिंग कर देते हैं, ये परत हो जाती है कठोर, और ये परत जब कठोर हो जाती है तो इसमें रहता है पानी भरा। अब पानी भरा हुआ रहता है इसमें, तो इसमें क्या होगा, जल की हानि रुक जाएगी, जल का ज्यादा ह्रास नहीं होगा। आपको मैं बता देता हूं, ये जल की हानि रोकने के लिए किया जाता है, जल की हानि, ठीक है, जल की हानि। और आपको बता दें 1 केजी धान उत्पादन के लिए लगभग 5000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। लगभग कितने जल की आवश्यकता होती है, 5000 लीटर जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। यह हो गया आपका यहां तक कंप्लीट। अब एक क्रिया और की जाती है इसमें, एक क्रिया की जाती है धान में, कौन सी क्रिया एक और की जाती है, उस क्रिया का नाम मैं आपको बता दे दूं। तो ये इसका जो क्रिया का नाम है वो है पैराबॉइलिंग। ये जो आपकी क्रिया है ये है पैराबॉइलिंग। इसमें पैराबॉइलिंग की क्रिया की जाती है। पैराबॉइलिंग क्या होता है, तो पैराबॉइलिंग को आप समझें, आपने विटामिन B12 के बारे में सुना होगा। विटामिन कौन सा, B12, और इसका क्या, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्मिन, इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो धान को छिलके सहित उबाला जाता है,
धान को छिलके सहित कुछ टाइम तक उबाला जाता है, उसका टाइम फिक्स है। तो उससे क्या होता है, इसको धान को छिलके सहित उबालने से, इसको धान को छिलके सहित उबाल दिया, ठीक है। अब इसको उबालने से इसका क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि इसमें विटामिन B12 है जो वो क्या हो जाएगा, परिरक्षित, 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 ठीक है। परिरक्षित का अर्थ हो गया इसमें जो विटामिन B12 है वो इसमें एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें एक रिले क्रॉपिंग, ये बहुत ही मोस्ट है, रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग है जो ये बहुत ही मोस्ट है, ठीक है। रिले क्रॉपिंग, तो रिले क्रॉपिंग देखिए क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं। रिले क्रॉपिंग धान के खेत में, धान के खेत में ओराइजा सटाइवा के खेत में धान पक कटाई से, धान के खेत में कटाई से लगभग 15 दिन पहले, 15 दिन पहले, 15 दिन पहले क्या की जाती है, बुआई की जाती है, बुआई। और वो बुआई किस किस की जाती है, एक तो की जाती है वो बुआई आपकी, ये जो आपकी बुआई की जाती है, एक तो आपकी की जाती है अलसी, और एक की जाती है आपकी मसूर, ठीक है। अलसी और मसूर की जो क्रिया की जाती है, अलसी और मसूर क्या किया जाता है, उगाया जाता है धान के खेत में कटाई से 15 दिन पहले, और इसे ही क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग। अब तक आपने ये नहीं पढ़ा था, अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन क्या निकलता है। देखिए जो ये रिले क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग, अब इसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आपने नाम सुना होगा एक पैरा, पैरा, फर्स्ट नाम तो आपने ये सुना होगा, और सेकंड नाम आपने सुना होगा उटेरा, उटेरा। तो देखो सबसे पहले हमें यहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, रिले क्रॉपिंग क्या होती है, धान के खेत में 15 दिन पहले बुआई करना ही क्या होता है, अलसी या मसूर की बुआई करना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो पैरा के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है आपका किस किस में, वो आपका जाना जाता है एक तो बिहार, बिहार, और एक जाना जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और उटेरा किस नाम से जाना जाता है, ये किस राज्य में, ये जाना जाता है आपका MP, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो रिले क्रॉपिंग धान में 15 दिन पहले, ठीक है, धान में 15 दिन पहले बुआई करना, कौन कौन सी फसल की, मुख्यतः अलसी और मसूर उगाई जाती है। तो इसी क्रिया को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पैरा के नाम से जाना जाता है बिहार और पश्चिम बंगाल में, वहीं आपका उटेरा के नाम से जाना जाता है MP यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है जी। अब आप देखिएगा, अब आगे आ जाइएगा इसमें, देखो अब इसके कुछ संस्थान हैं, इसके कुछ संस्थान भी हैं, उनके बारे में आप देख लीजिए। ये क्लास बहुत ही मोस्ट होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ विभिन्न संस्थान भी हैं। नंबर 1 जो संस्थान है वो है आपका CRRI,
नाम आपने बहुत सुना होगा, CRRI, केंद्रीय या केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है जी, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? ये आपका स्थित है, स्थित कहां पर है? स्थित कहां पर है? वो है आपका कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा। ठीक है जी, कटक उड़ीसा में कौन सा स्थित है आपका? CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब मैं आपको बता देता हूं इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना वो हुई थी आपकी 1946 में। कितने में? 1946 में। ठीक है, अब आपका एक और संस्थान है, उस संस्थान का नाम क्या है? उसका नाम है आपका, दूसरा जो आपका संस्थान है, यह संस्थान है आपका IRRI, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। यह कहां पर स्थित है? यह है आपका मनीला, फिलीपींस। देखो, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय यह कहां पर स्थित था? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, मतलब कि 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 1960 में स्थापना हुई थी आपकी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ठीक है, उस समय कहां पर स्थित था? मनीला, फिलीपींस में। लेकिन अब इसका जो स्थान है वो चेंज कर दिया है, हाल ही में इसका स्थान चेंज कर दिया गया है। और ये जो स्थान चेंज करा है ये आपका कौन सी जगह पर है? वो क्या है आपका? लॉस बेनोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉस बेनोस में इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। यह फिलीपींस में ही है ये स्थान भी। ठीक है, फिलीपींस में स्थान है ये, मनीला के पास में ही, वहां पर इसका जो नया जो राइस इंस्टीट्यूट है वो स्थापना कर दी गई है। ठीक है, अब हम इसका एक और है, अंतरराष्ट्रीय के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब बात कर लेते हैं वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, एक चावल अनुसंधान, चावल अनुसंधान जो इसका केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र, वो आपका है, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना हुई थी आपकी लगभग 1965 में। ठीक है, राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान है जो आपकी, उसकी जो स्थापना हुई थी लगभग 1965 में हुई थी। ये इसका तीसरा इंस्टीट्यूट था। ठीक है, ये आपका क्या था? तीसरा। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रजातियां हैं, जातियां हैं, जो भी हैं। देखिए, एक होता है आपका गोल्डन राइस। गोल्डन राइस को बोला जाता है सुनहरा धान, सुनहरा धान। देखो, सबसे पहले तो आप समझ लीजिएगा, सुनहरा धान,
सुनहरे धान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कैरोटीन। कैरोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ये जो कैरोटीन है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये मिलती है विटामिन ए में, विटामिन ए। तो देखो इससे सिद्ध हो गया गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। मधुमेह के रोगियों के लिए सबसे ज्यादा विटामिन जो सुनहरा चावल बताया जाता है खाने के लिए, ठीक है। तो विटामिन ए, एक तो ये हो गया रेटिनॉल, इसका होता है नाम, ठीक है। और ये जो विटामिन ए कैरोटीन है ये चावल जेरोफैथेलमिया के जो रोगी हैं उनके लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है। जेरोफैथेलेमिया, जेरोफैथेलमिया इसे बोला जाता है रतौंधी, रतौंधी, ठीक है। इसका जो नाम है बीमारी का वो है जेरोफैथेलमिया और इसका क्या नाम है, रतौंधी। तो इसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका यहां तक का। अब एक और इसमें जो है वो अगला है, वो है आपका सुपर राइस। सुपर, सुपर राइस, सुपर गेहूं भी है, सुपर राइस भी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, चावल के बारे में। तो चावल में सुपर राइस, सबसे पहले तो समझिएगा सुपर किस फसल के आगे लगता है, किस किस्म के आगे लगता है, ठीक है। तो वो लगता है आपकी जो भी क्रॉप आपकी 25% से अधिक उत्पादन दे रही है। कितने से, 25% से अधिक उत्पादन देने वाली फसल सुपर के नाम से जानी जाती है, सुपर राइस के नाम से जानी जाती है। जो भी फसल 25% से अधिक उत्पादन देगी उसे क्या बोला जाएगा, सुपर राइस। अगर हमने कोई गेहूं लिया, गेहूं की कुछ ऐसी वैरायटी तैयार कर ली कि वो सामान्य फसल से 25% अधिक उत्पादन दे रही है, सामान्य से 25% दे रही है, तो उसे सुपर राइस के नाम से जाना जाएगा। अब देखो इसकी जो खोज की थी या इसको बनाया था वो था आपका गुरुदेव सिंह खुश। गुरुदेव सिंह खुश, ठीक है जी, गुरुदेव सिंह खुश, या फिर इसका दूसरा नाम है जीएस खुश। इसको लिखा जाता है शॉर्टकट में, अधिकतर बुकों में यही दे रखा है जीएस खुश। तो इन्होंने सर्वप्रथम इसका क्या किया, विकास किया था, ठीक है, सुपर राइस का, जीएस खुश ने, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगला है वो है आपका अगला जो आपका है तीसरे नंबर का, उसका नाम है हाइब्रिड। हाइब्रिड धान। आ जाओ भैया, अब सुन लो इसको, यहां से क्वेश्चन आपका मोस्टली बनता है जेट आईसीआर के लिए। जो आपका है हाइब्रिड धान, तो हाइब्रिड जो धान है जिसका जो जनक है, आपको बता देता हूं, इसको सर्वप्रथम हाइब्रिड धान को सर्वप्रथम चीन में विकसित किया था। चीन में इसे क्या किया गया था, बनाया गया था चाइना में। और चाइना में जब इसे बनाया गया तो इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया और कब किया गया, तो इसे 1974 में, 1974 में एक वैज्ञानिक था लोंग पिंग योन, लोंग पिंग योन, लोंग पिंग योन के द्वारा क्या किया गया था, इसे विकसित किया गया था। कहां पर, चीन में। चाइना सर्वाधिक हाइब्रिड धान उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है पूरे विश्व में, और सेकंड स्थान रखता है हमारा भारत, ठीक है। तो भारत में इसका क्या उत्पादन किया गया था, तो भारत की सर्वप्रथम हाइब्रिड धान किस्म कौन सी है, भारत की सर्वप्रथम हाइब्रिड
हाइब्रिड, जो किस्म है इंडिया की देख लीजिएगा। तो इंडिया की सर्वप्रथम हाइब्रिड धान किस्म किसने विकसित की थी? वो की थी आपकी TNAU। आपने नाम सुना होगा TNAU, यानी कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये आपकी है कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक है जी। ये जो आपकी स्थित है कहां पर है? तमिलनाडु में। इसने एक किस्म बनाई थी, वैरायटी जो आपकी विकसित की थी, ये की थी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और उस जो किस्म का नाम था वो क्या था? उसका नाम था CORH फर्स्ट या MGRH, सॉरी, ये थी MGRH फर्स्ट। देखो, जिस भी आपके किस्म का आगे CO दिख जाए वो कोयम्बटूर से विकसित की गई है, जिसका आगे पूसा दिख जाए वो आपको पता है वो दिल्ली से विकसित की गई है, ICAR। क्योंकि ICAR कहां पर स्थित है? आपका कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली से कौन सी विकसित की गई है? जिनके पीछे पूसा लगा हुआ है। तो इंडिया की सर्वप्रथम जो किस्म है हाइब्रिड वो कौन सी है? COR फर्स्ट। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब आ जाइएगा इसका वर्गीकरण के लिए। वर्गीकरण देख लो भैया, वर्गीकरण देखो, आपको बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा इधर। ठीक है, और आपको क्या है, ध्यान से पढ़ना है यहां पर। वर्गीकरण, विश्व में लगभग धान की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं लगभग 24 प्रकार की। ठीक है, और 24 में से मात्र 2 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो खेती योग्य हैं। ठीक है, सिर्फ 24 में से कितनी हैं? 2 हैं खेती योग्य। बाकी की जो आपकी 22 हैं वो कौन सी हैं? जंगली प्रजाति हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, अब देख लो जी, ये जो 2 प्रजातियां हैं, एक तो है आपकी ओराइजा गैलोबेर्मा, यह है आपकी विदेशी। ठीक है, एक दूसरी इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो कितनी होती है? 2n बराबर 24। दूसरी है ओराइजा सेटाइवा। देखो जी, ओराइजा इसका होता है वंश, चावल का वंश पूछ सकता है तो ओराइजा। कुल आपको पता है पोएसी ग्रेमनिया घास कुल। ठीक है, इसके बाद चावल ओराइजा सटाइवा कितनी हो गई आपकी? ये हो गई ओराइजा सटाइवा, और एक हो गई आपकी ओराइजा गैलोबेर्मा। तो जो सटाइवा है इसकी लगभग 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, उपजातियां। 3 उपजातियां पाई जाती हैं। भाई प्रजातियां तो हो गई आपकी ये, और उपजातियां इसकी पाई जाती है। एक तो पाई जाती है इंडिका, एक पाई जाती है जैपोनिका, एक पाई जाती है जावानिका। समझ में आ गई? इंडिका उगाई जाती है आपकी कहां पर? इंडिया में, नाम से ही पता चल रहा है, INDIA। यह आपकी उगाई जाती है इंडिया में। जैपोनिका उगाई जाती है आपकी जापान में। और जो आपकी जावानिका उगाई जाती, देखो नाम इनका अलग अलग है, इसका जैपोनिका है, जैपोनिका P, और यह है जावानिका यानी कि वह। जावानिका और जैपोनिका,
जैपोनिका आपकी उगाई जाती है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ठीक है जी, इंडोनेशिया में कौन सी उगाई जाती है? जावानिका। सर्वाधिक ठंडे स्थान वाली जो उपजाति है वो कौन सी है? जावानिका। बर्फ में उगाई जाती है, बर्फ। ठीक है भैया, यहां तक हो गया आपका एक कंप्लीट। अब आ जाइए आगे। देखो, अब इसकी हम बात कर लेते हैं ऋतु। ऋतु कौन कौन सी होती हैं? ऋतु, ठीक है, ऋतु। ठीक है जी, तो ऋतु देखिएगा इसकी कौन कौन सी हैं। ऋतु, तो देखिए ऋतु होती है इसमें 3। फर्स्ट होती है अस, दूसरी होती है अमन, इसी का दूसरा नाम है विंटर, इसी का तीसरा नाम है अग्रहानी। तीसरी कौन सी है? बोरो, इसी का दूसरा नाम है दलुआ। ठीक है, अस, अस कौन सी है आपकी? ये जो आपकी किस्म है ये है आपकी खरीफ की, खरीफ। देखो मैं आपको बताता हूं, ये तीन ऋतुओं में उगाई जाती है, खरीफ, रबी और बसंत। भैया यहां से समझ लेना आप इसे मोस्ट तरीके से, खरीफ, रबी और बसंत 3 जगह 3 ऋतुओं में उगाई जाती है। जो खरीफ में उगाई जाएगी उसे बोला जाएगा अस, जो रबी में उगाई जाएगी उसे बोला जाएगा अमन, विंटर या अग्रहानी। तीसरी आपकी बोरो, ये उगाई जाती है बसंत में। ठीक है, ये कब उगाई जाएगी? देखिएगा, ये जो उगाई जाएगी ये उगाई जाएगी आपकी मई में, ये उगाई जाएगी आपकी जून में, और ये उगाई जाएगी आपकी नवंबर में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। खरीफ की कब उगाई जाती है? मई में, जून में, नवंबर में। ठीक है जी, ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखिएगा सबसे जो मोस्ट चीज है वो क्या है कि जो आपकी अमन ऋतु है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है अमन, अमन, विंटर, अमन, विंटर और अग्रहानी, अग्रहानी। अमन हमारे मेरे भैया का नाम भी है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं, अमन, अमन यानी कि आपका जून। भैया अमन में या विंटर में, अग्रहानी अर्थात जून में सर्वाधिक भारत के 84% क्षेत्रफल पर, लगभग 84% क्षेत्रफल पर क्या बोया जाता है? धान। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, 84% क्षेत्रफल पर लगभग चावल की खेती की जाती है जून में। किसमें? जून में, अर्थात रबी में। रबी में 84% क्षेत्रफल पर क्या की जाती है? आपकी चावल उगाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट, क्लाइमेट, जलवायु। तो देखिए जलवायु क्या चाहिए इसके लिए? उष्ण और उष्ण तथा आर्द्र, ये जलवायु चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तापमान क्या रहता है? उपयुक्त रहता है किसके लिए? चावल की खेती के लिए। आपसे पूछा जा सकता है अंकुरन के लिए, अंकुरन के लिए तापमान पूछ ले, टेम्परेचर, तो वो रहना चाहिए लगभग 30 डिग्री से 31 डिग्री, 30 से 31 रहना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे। और आगे मैं बात कर लेता हूं सॉइल के बारे में। सॉइल,
कौन सी मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है? मृदा, मृदा आपका लैटिन भाषा का शब्द है, और मृदा कौन सी उपयुक्त रहती है? वो रहती है काली मृदाएं। काली मृदाएं आपको बता देता हूं, काली मृदाएं किस किस के लिए उपयुक्त होती हैं? कपास के लिए। कपास के बाद आपका किसके लिए? चावल के लिए। चावल के बाद आपका है आलू के लिए। आलू के बाद क्या है? चाय के लिए। इनके लिए क्या रहती है? ये मृदा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब आ जाइएगा आप किसके लिए? देखो कुछ इसकी अब किस्म के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मोस्ट है, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। ठीक है, और देखिएगा भारत विश्व की लिखते हैं हम, विश्व के बारे में बात करते हैं। विश्व की प्रथम बोनी किस्म किसकी? धान की। तो भैया विश्व की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? TN फर्स्ट है। इसका पूरा नाम है टाइच्यून। टी का अर्थ है टाइच्यून, और ने का मतलब है नेटिव। टाइच्यून नेटिव फर्स्ट इसकी कौन सी है किस्म है? यह आपकी है बोनी किस्म है। इसका भारत में आयात, भारत में एक कब आई थी? ये किस्म आई थी आपकी भारत में आयात। भारत में आयात इसका कब हुआ? वो हुआ था इसका 1964 में। 1964 में। तो इसका जो आयात हुआ था भारत में वो कब हुआ था? 1964 में। अब मैं आपको बता देता हूं, दूसरी आई थी आपकी संकर किस्म, विश्व की प्रथम संकर किस्म। विश्व की प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म या हाइब्रिड धान। अब देखो जी, विश्व की प्रथम संकर किस्म कौन सी थी? वो थी आपकी IR8 विश्व की प्रथम संकर किस्म थी, और इस किस्म को ही किसके नाम से जाना जाता है? मार्केल राइस। भैया मार्केल राइस के नाम से किसे जाना जाता है? चावल की IR8 किस्म को मार्केल राइस के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? वो होता है जादुई धान। भारत में कब आयात हुआ? जो आपकी IR8 है, भारत में आयात, तो भारत में इसका आयात हुआ था लगभग 1965 में। ठीक है, 1965 में इसका आयात हुआ। अब देखो यहां से आपका मोस्टली क्वेश्चन बनता है, भारत में टाइच्यूनेटिव फर्स्ट आ गई किस्म, वो आ गई आपकी कितने में? ये आ गई आपकी 64 में। और जो भारत की जो आयात में ये आई थी आपकी IR8, वो आ गई आपकी 65 में। दोनों किस्मों ने कोई खास उत्पादन नहीं दिया। उत्पादन आप समझते हो, उत्पादन यानी कि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया, कोई खास उत्पादन नहीं दिया। हमारे एक डॉक्टर जी थे, और उन डॉक्टर का जो नाम है देखो, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर शास्त्री। डॉक्टर शास्त्री, इन भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने क्या काम किया? TN फर्स्ट और IR8 इन दोनों किस्मों से अच्छी किस्म निकाल दी। कौन सी? जया। और ये निकाली थी इन्होंने 1964
1968 में बनाई थी। किस, ठीक है, जो ये किस्म बनाई थी ये इन्होंने 1968 में बनाई थी, और इस किस्म ने इतना अच्छा उत्पादन दिया, IR8 और IR8 थी, और दूसरी आपकी कौन सी थी, उसका IR8 से बहुत ही अच्छा उत्पादन दिया। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, भारत की मार्केल राइस। ठीक है जी। भारत की जादुई धान कौन सी किस्म को बोला जाता है, जया को। जया ने इतना अच्छा उत्पादन दिया कि इन्होंने दोनों किस्मों को, टाइच्यू नेटिव फर्स्ट को और IR8 को पछाड़ दिया, और इसी वजह से इसे मार्केल राइस के नाम से जाना जाता है। ये जो IR8 किस्म थी ये किस किस से बनी थी, ये बनी थी डीजीवूजीन से, इनटू कौन था, पेटा किस्म थी, चावल की पेटा किस्म, इससे बनी थी IR8। ठीक है, अब एक किस्म है ब्लास्टा रोग। आपने ब्लास्टा रोग को सुना होगा, चावल में, धान में सबसे महत्वपूर्ण रोग है ब्लास्टा रोग। ठीक है, ब्लास्टा रोग रोधी किस्म, ब्लास्टा रोग रोधी किस्म कौन सी है, वो है आपकी साबरमती। ब्लास्टा रोग रोधी किस्म कौन सी है, साबरमती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। तो आगे मैं कौन सी बात कर लेता हूं, अगली किस्मों के बारे में। तो इसकी देखिए, जलीय किस्म, आपको जानते हो जलीय किस्म किसे कहते हैं, जो जल में उगाई जाती है। दूसरी होती है इसकी म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तित किस्में। ठीक है, और एक होती है आपकी जलीय उत्परिवर्तित, और आपकी एक किस्म और रहती है, और उसका नाम क्या है, यह है आपकी, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जलीय किस्म है जो बासमती, डाल लीजिए इसे, बासमती चावल की प्रथम किस्म। देखो, जलीय किस्म होती हैं जलमग्ना और मधुकर। उत्परिवर्तित किस्में जिनमें रेडिएशन, तरंगों का प्रभाव देकर उनमें उत्परिवर्तन किया गया है, म्यूटेशन किया गया है, तो वो आपकी कौन सी है, वो किस्में हैं आपकी जगन्नाथ और सत्तारी। बासमती चावल की प्रथम किस्म कौन सी है, बासमती चावल की, वो है PRH10। बासमती चावल की संकर किस्म है भैया, ये प्रथम संकर किस्म। ठीक है, संकर है, हाइब्रिड है। ये कौन सी है आपकी, ये है आपकी PRH10। अब कुछ एक किस्म और रह चुकी है इसकी, वो किस्म कौन सी है, वो है, इसको भी यहां पर हम ले लेते हैं, पूसा मोती फर्स्ट। ये किस्म
AR दिल्ली के द्वारा निकाली गई है और ये एकमात्र ऐसी किस्म है जिसका उत्पादन और जो इसकी उपज है वो अच्छी है। इसमें जो बहुत ही अच्छे गुण हैं, विश्व की एक प्रथम एकमात्र किस्म है ये, जिसका उत्पादन भी अच्छा है और इसमें जो टेस्ट है, जो इसकी खाने की वो है, वो भी इसमें बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको एक लास्ट चीज बता रहा हूं और लास्ट चीज ये है कि विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न, देखो लवणीय मृदाओं के लिए और लिख लेना, लवणीय मृदाओं के लिए जो उपयोगी हैं वो कौन कौन सी हैं। लवणीय मृदाओं के लिए उपयुक्त किस्म कौन कौन सी हैं, वो है आपकी, एक तो है लूणी श्री और एक है आपकी IR8, बोल दो IR8 या बोल दो सुपर राइस IR8 का दूसरा नाम है ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न, विश्व में सबसे ज्यादा खाद्यान्न खाया जाता है, लगभग 60% वो खाया जाता है चावल। ठीक है, भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न कौन सा खाया जाता है, वो खाया जाता है आपका चावल। ठीक है, भारत में भी 60% खाया जाता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, वो होता है आपका कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। याद रखा करो भाई, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब अगला आता है आपका कौन सा, भारत में सर्वाधिक उत्पादकता किस राज्य की है। उत्पादन और उत्पादकता में फर्क आपको पता होगा। उत्पादन रहता है किसका, ये होता है पूरे क्षेत्रफल का, लेकिन उत्पादकता रहती है कम एरिया में अधिक उपज प्राप्त करना। मान लीजिए ये आपका 1 हेक्टेयर खेत है, फील्ड है, इसमें आपको प्राप्त हो रही है कितनी, लगभग 1000 केजी, मान लीजिएगा 1000 केजी चावल प्राप्त हो रहा है और ये भी आपका 1 हेक्टेयर खेत है, तो इसमें आपका 700 हो रहा है। तो उत्पादकता किसकी है, ये उत्पादकता इसकी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जमीन अधिक है, तो ये जो हेक्टेयर है यहाँ पर 1 हेक्टेयर है लेकिन 1000 उपज प्राप्त हो रही है, 1000 किलोग्राम। यहाँ पर खेत अधिक हैं, 700 हो रही है, कम हो रही है, लेकिन उत्पादन ज़्यादा हो रहा है ना। प्लस में अगर इनको करेंगे तो उत्पादन किसका ज़्यादा होगा, वो होगा आपका पश्चिम बंगाल का। और उत्पादकता के बारे में आपके पूछ ले, भारत में ये विश्व है, ये विश्व ठीक है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में। दूसरा था उत्पादकता किसकी है, पंजाब की। विश्व में उत्पादन पूछ ले, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, वो होता है चीन में, और इंडिया का है दूसरा स्थान। ठीक है भैया, ये हो गया आपका यहां तक का मेन वो कार्य। ठीक है, ये आप क्या कर लीजिए, आप इसको उतार सकते हो। ये जो आपका लवणीय मृदाएं हैं, वो लवणीय मृदाओं के लिए जो उपयुक्त किस्म कौन सी है आपकी, लूणी और एक IR8 हो गई। ठीक है, आपको इसमें ब्लास्ट रोग के लिए आपको बता दिए, ब्लास्ट रोग के लिए आपकी कौन सी है, साबरमती है। ठीक है,
ये आपकी क्या हो गई, मोस्ट आपकी जो किस्म है वो धान के बारे में बता दिया। ओराइजा सैटाइवा, ओराइजा सैटिवा, नाम ऐसे लिखा जाएगा लेकिन वहां पर सटीवा लगेगा आपको, है वो सटाइवा, SATIVA, ठीक है। ओराइजा सटाइवा के बारे में आज हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा धान के अंदर से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद।